चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, क्लास 9th हिस्ट्री का। इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप and the Russian Revolution Socialism, 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 ठीक। Socialism in Europe and the Russian Revolution, मतलब रशियन यूरोप के अंदर सोशलिज्म आया था और रशियन रिवॉल्यूशन आया था, उसके बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। सोशलिज्म मतलब इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसको रूसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ठीक है। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे समाजवाद यूरोप में क्या हुआ था वो पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन क्या था, सोशल चेंजेस क्या थे, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो पहला देखेंगे हम सामाजिक परिवर्तन का युग, मतलब क्या? सोशल चेंजेस क्या थे, सामाजिक परिवर्तन क्या था युग के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? ए पॉइंट इसमें ये रहेगा कि देखो ध्यान से, औद्योगिक सामाजिक परिवर्तन क्या क्या आए थे यूरोप के अंदर, सोशल चेंजेस क्या क्या आए थे यूरोप के अंदर, सोशलिज्म चेंज क्या था, मतलब यूरोप के अंदर सोशल चेंजेस क्या थे, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे यूरोप के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे उसका मतलब है। तो सोशल चेंजेस क्या क्या है, सोसाइटी चेंजेस क्या क्या है, ठीक है, वो अपन बात करेंगे। चलो बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में गहरे बदलाव, पहला पॉइंट भाई, पहले यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद समाज में गहरे बदलाव आ गए यूरोप में। मतलब यूरोप में क्या आ गया, सोसाइटी में कितने चेंजेस आए, तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा? आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन society underwent deep changes। इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। देखो, औद्योगिक क्रांति के बाद, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आफ्टर द मतलब के बाद, ठीक है। समाज में सोसाइटी अंडरवॉट में डीप चेंजेस, गहरे बदलाव, समझे? ऐसे इंग्लिश बना लें, ठीक है। अब देखो बी में और क्या क्या हुआ था, ठीक है, और क्या क्या हुआ था, गहरे बदलाव आए थे, ठीक है। और
हाँ, मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था। मतलब समाज ऐसा हो गया था कि मजदूरों को इंडस्ट्री में मतलब डेवलपमेंट तो हुआ यूरोप में, पर इंडस्ट्री में मजदूरों को एक तो मतलब बेरोजगारी ज़्यादा थी, काम कम था। तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री में जितने मजदूर काम करते थे उनको ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता था, और ज़्यादा टाइम तक जब काम करना पड़ता था तो और क्या होता था, ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता था तो क्या होता था, उनको पैसा कम मिलता था और उनकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती, तो बीमार जल्दी होते थे और डेथ जल्दी हो रही थी। इसके कारण मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था। तो कैसे, इंग्लिश, वर्कर्स हैड टू वर्क, करना पड़ता था, had to work long hours with low wages. ऐसे मजदूरों को, तो वर्कर्स लंबे समय तक, ऑब्जेक्ट आ गया, लॉन्ग आवर्स, काम करना, टू वर्क था, हैड पड़ता, विद लो वेजेस मतलब लंबे समय तक काम करना पड़ता था। लो वेजेस मतलब कम पैसे, लो वेजेस मतलब कम पैसे। ठीक है, चले आगे। लो वेजेस अपन देखें, मजदूरी या पैसा जिसको बोलते हैं, मजदूरी कम थी। लो वेजेस मतलब मजदूरी कम थी, कम मजदूरी के साथ काम करना पड़ता था, ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ता था। ये चीज़ आ रही, ये चीज़ समझ में आ रही। चलो आगे चलते। तीसरा पॉइंट इसमें, तीसरा पार्ट क्या था, फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया था, समानता और स्वतंत्रता के विचारों को जन्म दिया। देखो यूरोप में क्या हो रहा था, समाजवाद हो रहा था, सोसाइटी चेंजेस, सोशल चेंजेस, काम लोगों को ज़्यादा देर तक करवाया जा रहा था, है ना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लोगों को बहुत देर तक काम करवाया जा रहा था, और मजदूरी भी कम मिल रही थी, तो यही बुरा था। ठीक है, तो अब देखो, पर फ्रांसिस में क्या हुआ, अभी फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी हमने, तो उसमें क्या हुआ, जैसे वो विरोध किया था, विरोध किया था, एक तो फर्स्ट राजाओं के विरुद्ध। किसने विरोध किया था, जो लॉयर थे, जो किसान थे, फार्मर थे, फ्रांस में जो लॉयर थे, किसान थे, फार्मर थे, उन्होंने विरोध किया था राजा के खिलाफ।
तो जो विरोध किया था, तो उसके बाद फ्रांस में क्या आ गया था, फ्रांस क्रांति ने समानता दे दी और क्या दे दी, स्वतंत्रता के विचारों को जन्म दे दिया ना। तो इसको अपन अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, French revolutions introduced ideas of equality बोल सकते हो, equality and liberty देखो, the French revolutions, फ्रांसीसी क्रांति, इंट्रोड्यूस्ड जन्म दिया, ठीक है, आइडियाज ऑफ विचारों को जन्म दिया, किसका विचारों का जन्म दिया, समानता, इक्वालिटी और स्वतंत्रता, लिबर्टी, राइट, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सारी चीजें आ रही हैं, कुछ मेजर आइडियोलॉजीज थे, उनके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। प्रमुख विचारधाराएं, कुछ विचारधाराएं थी, प्रमुख विचारधाराएं थी यूरोप के अंदर। सोशलिज्म, जो चेंजेस आया था सोसाइटी में, जो चेंजेस आया था उसमें कुछ प्रमुख विचारधाराएं थी। वो कौन सी प्रमुख विचारधाराएं थी, मेजर आइडियोलॉजीज, मेजर आइडियोलॉजीज क्या थे। पहली विचारधारा में अगर ऐसे चलेंगे अपन, देखो पहली विचारधारा कौन सी थी, ये विचारधारा थी, इसको आइडियोलॉजीज बोलते हैं। और यहाँ पे विशेषताएं आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, विचारधारा मतलब आइडियोलॉजीज, पता चल गई। तो पहला कौन सा आएगा, उदारवादी मतलब लिबरल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, विचारधारा क्या थी, सभी धर्मों को समान और सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, सम्मान दिया, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, ये बात हो गई ना, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, ये होगी। और संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार, संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार मतलब वहां पे लोग जितने भी रह रहे हैं उनको एक वोट का अधिकार, संपत्ति धारकों को, ठीक है। तो इसमें अगर अपन देखें लिबरल्स हो गया, अब इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, तो रिलीजियस इक्वालिटी, वोटिंग, ठीक है, राइट्स फॉर प्रॉपर्टी ऑनर्स
प्रॉपर्टी ऑनर्स। ठीक है, ये समझ में आया। रिलीजियस इक्वालिटी, रिलीजियस मतलब धर्म, सभी धर्म आ गए। इक्वालिटी मतलब सम्मान, एक इक्वालिटी। वोटिंग मतलब व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार, ठीक है, वोट का अधिकार या वोटिंग। राइट्स फॉर प्रॉपर्टी, ऑनर्स, उसको किसका अधिकार, ध्यान समझो। राइट्स फॉर प्रॉपर्टी ऑनर्स, मतलब समझते हो ना, संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार। उसके बाद ये हो गया। तो आगे सेकंड जो है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब रूढ़िवादी में क्या था ऐसा, रूढ़िवादी किसी भी अतीत का सम्मान करते थे। रूढ़िवादी लोग तो वही होते ना, अहंकारी लोग। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, उनकी आइडियोलॉजी यही होगी कि जो पास्ट में बीत गया है, जो झूठ है, जो बीत गया है, जो आ नहीं सकता, उसका सम्मान करेंगे, बार बार उसी को पकड़ेंगे। मतलब जो अच्छा है उसको पढ़ो, पर जो गलत है उसको तो मत लेके चलो ना। जैसे सती प्रथा को लेके चलोगे तो गलत बात है। तो वही यहाँ बात हो रही है, अतीत का सम्मान, वही यहाँ बात हो रही है। देखिए हम मैच कर सकते हो, हिस्ट्री से सीख सकते हो बहुत सारी, इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होती है। उससे ये सीखते हो कि कहाँ पे लोगों ने क्या गलती की, वो हमें नहीं दोहरानी है। ये होता है अतीत से सीखना। और या जो उन्होंने अच्छा किया था उनसे हम कुछ सीख सकें। जैसे रामकृष्ण है ना, रामकृष्ण और सीता और पार्वती जी, ये सब इनसे हम सीख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब हम उल्टा करते हैं, गलत सीखते हैं अतीत से। गलत नहीं, उससे सीखना पड़ता है। जिन्होंने गलत किया वो वापस नहीं दोहराना है, उससे कुछ सीखना है। ठीक है, अतीत का सम्मान रूढ़िवादी में यही होता है। परिवर्तन धीरे धीरे होता है रूढ़िवादी में। उनके विचार देखो, धीमी गति से, कितने गंदे विचार हैं, धीमी गति से, ठीक है। हो उदारवादी, उदारवाद जो है, उदारवाद लिबरल्स। और परिवर्तन वाद का विरोध, इसका विरोध कर रहे हैं। सोचो, विरोध, कौन विरोध कर रहा है? ये रूढ़िवादी लोग विरोध करते हैं। अहंकारी जो होता है, अनपढ़ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वही तो ये चीज़ लेके आते हैं। ज्ञानी होता है वही तो बोलता है कि परिवर्तन ना हो, चेंजेस ना हो, इकोनॉमिक्स में चेंजेस ना हो, कुछ ना हो, बस भोगते रहो। यही होते हैं रूढ़िवादी अहंकारी लोग। आप हिस्ट्री से भी सीख सकते हो बहुत कुछ, देखो। इसलिए सारी नॉलेज होना जरूरी है, बाहर की भी और अंदरूनी नॉलेज भी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, देखो। रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, opposition to rapid change, ये बात समझ आई।
तीसरा क्या है? तीसरा है परिवर्तनवादी। क्या परिवर्तन आया था वहां पे? परिवर्तनवादी, रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या क्या है? बहुमत आधारित सरकार, मतलब जो वोट देगा और वोट से सिलेक्ट होगा कि कौन जीता है, उसी से सरकार बनेगी। लोगों के द्वारा सरकार बनेगी, लोग वोट देंगे तब सरकार बनेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल। ओके, तो देखो, महिला मताधिकार का समर्थन, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, ठीक है, संकेंद्रण का विरोध, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध। ये बात समझ में आई? सर यहाँ से के विरोध का विरोध। अब देखो, महिला मताधिकार का समर्थन मतलब महिला को भी अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दे सके और साथ में वो इलेक्शन में खड़ी हो सके। सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए। वो ये परिवर्तन ये था, संपत्ति के केंद्र का अधिकार। देखो, मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट्स। तो देख लो, तीसरा मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर वुमेन्स एक से ज्यादा वोटिंग राइट, वोटिंग राइट्स। ठीक है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब आगे बढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, ये देखो, मतलब क्या है? औद्योगिक समाज और क्या हो सकता है? औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन योग। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद
देखो औद्योगिक समाज मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अपन जा रहे हैं, देखो है ना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, औद्योगिक समाज मतलब क्या, मॉडर्न सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब मॉडर्न सोसाइटी, समझ में। औद्योगिक समाज मतलब होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब मॉडर्न सोसाइटी ना। जो मतलब मॉडर्न कब होगी, जब इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी, उसके हिसाब से ही मॉडर्न हो रही है ना। कोई देश अगर मॉडर्न क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हो। अगर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है तो वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो वो मॉडर्न सोसाइटी बन गई, तो औद्योगिक समाज बन गया। और क्या, सोशल चेंज मतलब सामाजिक परिवर्तन। तो पहला है नए शहर बने वहाँ पे, और उद्योग विकसित हुए। क्या हुए, उद्योग विकसित हुए। तो कैसे, न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज विकसित हुए। तो डेवलप्ड चले गए ना, पास्ट में चला गया, तो इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। इससे इंग्लिश भी सीखोगे बहुत। देखो, नए शहर उद्योग विकसित हुए, पास्ट में चला गया, कौन सा सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लग रहा, कौन सा है, सिंपल पास्ट, सीधा। न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्री डेवलप्ड, ये एक से ज़्यादा यूज हो रहा है, एंड यूज हो रहा है। एंड के लिए दो चीज़ें आती है, और अमन के लिए दो से ज़्यादा। तो ये अपन इंग्लिश भी सीख रहे हैं मेन, ठीक है। साथ में नॉलेज भी हो रही है, दोनों सीख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, नॉलेज भी। न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड। उसके बाद पुरुषों महिलाओं और बच्चों का कारखानों में काम करना पड़ा। कारखानों में बच्चों को, कारखानों में पुरुषों महिलाओं और बच्चों को कारखानों में काम करना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ गई तो बेरोजगारी वैसे ज़्यादा थी, काम कम था, और जो लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्री में उनको ज़्यादा देर तक काम करवाते थे, और पैसा भी कम देते थे। और इसमें क्या था कि जो लेबर वहाँ काम करते थे उनके महिलाओं और बच्चों को भी कारखानों में काम करना पड़ता था, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा थी, इस कारण उनको भी पैसा कमाना पड़ता था, तो बच्चों को भी कारखानों में काम करना पड़ता था महिलाओं को, ठीक है। तो इसलिए मेन ई लगता है तब एक से ज़्यादा होता है मेन, ठीक है। ए लगता है तो एक मेन होता है, तो मेन पुरुषों में, वुमेन एंड चिल्ड्रन worked in harsh conditions। समझे, मेन वुमेन चिल्ड्रंस वर्कड इन हार्श कंडीशंस। हार्श मतलब कारखाने हैं, उनमें काम करना पड़ता था, ये बात समझ में आई, ठीक है।
ठीक है। तीसरा, बेरोजगारी बढ़ गई। बात तो सुन, बेरोजगारी तो बढ़ गई, बढ़ेगी ना, काम कम था। बेरोजगारी और आवास की समस्याएं या बोल दो प्रॉब्लम्स वो बढ़ी। ठीक है, बढ़ी। सो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, यू आएगा इसमें कैपिटल, सब ये लिखा जाएगा ढंग से। अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्या हो सकता है? आवास, मतलब हाउसिंग एंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स एंड हाउसिंग problems increased। देखो ये भी कौन सा सेंटेंस यूज हुआ? पास्ट सेंटेंस यूज हुआ ना, कि पहले ये बात बीत चुकी है, पास्ट की है, एंशिएंट टाइम की, कि उस टाइम ये समस्याएं बड़ी पास्ट हो गया ना। तो पास्ट कौन सा? सिंपल पास्ट। और इसकी सेकंड फॉर्म यूज है सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा यूज हो रही है चीज़ें। अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स इंक्रीज्ड। प्रॉब्लम्स समस्याएं, एडजेक्टिव है, विशेषता। ठीक है, ये चीज। अब देखो यहां तक हो गया। अब हम बात करेंगे समाजवाद का उद्देश्य, मतलब समाजवाद का उद्देश्य। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो समाजवाद का उद्देश्य, emergence of socialism। ठीक है, तो देखो समाजवादियों ने निजी संपत्ति का विरोध किया। निजी संपत्ति का विरोध किया कैसे? देखो, सोशलिस्ट opposed private property। सोशलिस्ट अपोज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद उन्होंने सामूहिक स्वामित्व और न्यायपूर्ण समाज की मांग की। क्या हुआ? They demanded
collective ownership and a just society. ठीक है, जस्टिस सोसाइटी, न्यायपूर्ण मतलब जस्टिस सोसाइटी। तो देखो, समाजवादी सोशलिस्ट विरोध किया, अपोज्ड किया, पास्ट में चला गया, सेकंड फॉर्म। निजी संपत्ति प्राइवेट का, सारा वही है जो इंग्लिश शुरू में सिखाई थी, वो सारी आती है, इसी में तो आती है। ऐसे तो सीखते हैं हम। उन्होंने सामूहिक स्वामित्व, ऐसे तो सीखते हैं हम, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे तो इंग्लिश सीखेंगे। सामूहिक स्वामित्व, द डिमांडेड मतलब मांग की, कलेक्टिव ऑनरशिप, सामूहिक स्वामित्व मतलब कलेक्टिव ऑनरशिप, एंड ए जस्टिस सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज मतलब जस्टिस सोसाइटी। ये देखो, समझ में आएगा? चलो, अब कुछ की सोशलिस्ट की कुछ की थी, प्रमुख समाजवादी की, उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, उनकी क्या विचारधाराएं थी, उनके क्या आइडियाज थे, वो देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख समाजवादी इधर आ जाएगा विचार, इसको हम बोलेंगे आइडियाज, आई कैपिटल आइडियाज। और की सोशलिस्ट ये समझ में आएगा? कोई दिक्कत है इसमें? पहला लिखेंगे रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, देखो ये भी पढ़ने आया है, ये भी पढ़ने आया है, दिख रहा है? ये रहा, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर चला गया, शायद दिख रहा हो, पता नहीं। ये भी पढ़ने आया है, देखो। अब दिख रहा होगा, ये रहा, ये जा रहा है, ये भी पढ़ने आया है, देखो। मतलब जानवर भी, मजाक कर रहा हूँ मैं, ये क्या पढ़ेगा, ऐसे ही आया, देखो उसके पास आया, मारियो के पास आया, देखो मारियो के पास आया, देखो मजे ले रहे हैं। जिंदगी में मजे हैं इनके, ऐसे जिंदगी में मजे हमारे इंसान के कब हो सकते हैं? जब आप संसारी नॉलेज और आध्यात्मिक नॉलेज दोनों लोगे, तब इनसे भी अनंत गुना मजे होंगे। क्योंकि जानवर इनमें तो बुद्धि इतनी नहीं है, वो कहता है मैं नहीं पढ़ रहा, मैं जा रहा हूँ, तो जाओ भाई, कौन रोकता है? प्रकृति जैसी है, उसको वैसे ही काम करना है, तो हमें कोई मतलब। प्रकृति को काम करने दो, प्रकृति के काम में अड़चन डालोगे तो तुम्हें खा जाएगा। सांप है, सांप को तुम छेड़ोगे तो खाएगा ही ना, ऐसे कुछ नहीं कहेगा। चलो ठीक है, अब देखो इधर रॉबर्ट ओवेन, सामूहिक ये चल रहा है ना, सामूहिक,
समुदायों की स्थापना। ये इनके विचार थे रॉबर्ट ओवेन के। सामूहिक समुदायों की स्थापना मतलब एस्टैब्लिश्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। established cooperative communities ये बात समझाएंगे ये चीज। अब देखो आगे, कम्युनिटीज समझ में आ गया। अब देखो तीसरा, देखो दूसरा कौन है? लुई ब्लांक। लुईस ब्लांक, BLANC ब्लांक, ठीक है। तो देखो सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, ठीक है ना। इस बात में सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना, ठीक है। कैसे? प्रमोटेड गवर्नमेंट सपोर्टेड कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव्स समझ में आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? ओके, अब देखो ये तो हो गया इनके विचार। आगे विचार भी तो होने चाहिए। चलते हैं। तीसरे विचार कौन से हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है एथिक्स के, सबसे ज्ञाता एथिक्स की। जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे ना तो इसमें जरूर आएगा। एथिक्स की एक बुक आएगी जिसको पढ़ना पड़ेगा। एथिक्स सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने समाज के बारे में बता रखा है। जिनका सबसे तगड़ा नाम है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स की बहुत अच्छी बुक्स हैं एथिक्स में, आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इसको भी पढ़ सकता है। कार्ल मार्क्स, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत मज़ा आता है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो गया। कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स, ये समाज की सारी
समाज की सारी संपत्ति पर समाज का स्वामित्व। तो ये कैसे होगा? सोसाइटी आज की सारी संपत्ति पर समाज का स्वामित्व। सोसाइटी शुड ऑन all property collectively। ठीक है, ये सारी चीजें ये हो गया। ठीक है।